हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम समझने वाले हैं जबरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही सरल क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी से इसका प्रूफ हम समझ लेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक में जितने भी अभी तक वीडियोस बनाए गए हैं, बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन की डेफिनेशन से लेकर के इनकी अनेक सारी प्रॉपर्टीज, अनेक सारे थ्योरम्स, अनेक सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन, उन सभी पर जो वीडियोस बनाए गए हैं, उन वीडियोस को देखने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। आपको लाइन से सारे वीडियोस मिलेंगे। सभी वीडियोस के लिंक लेक्चर क्रमांक वाइज दिए गए हैं। आपको शुरू से शुरुआत करते हुए हर एक वीडियो आप देखते जाइए। आपको बहुत बढ़िया तरीके से, एकदम बेसिक नॉलेज के साथ बहुत अच्छे से सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे। कहीं पर भी कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा दोस्तों। तो जरूर जरूर सारे वीडियोस देखिएगा। साथ ही साथ इसके पहले के जो टॉपिक्स है, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, रीमान इंटीग्रल, कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इन सभी टॉपिक्स पर वीडियोस बनाए जा चुके हैं और वो सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपको मैथ्स के लिए बहुत हेल्प करेगा। ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर्स के साथ साथ आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये चैनल आपको खूब हेल्प करेगा। तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, अब हम चलते हैं। हमें जो सिद्ध करना है उसको हम सिद्ध करते हैं। ठीक है, क्या सिद्ध करना है हमें? इंटीग्रेशन 0 से अनंत e की घात माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर √π/2। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस इंटीग्रल को हमने आई मान लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, उसको हम टी मान रहे हैं। ठीक है, अब दोनों ओर आप अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन होता है 2x, है ना भाई। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग, तो एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2x हो गया और t का एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे आप तो dt/dx। अब dx को उधर ले जाओ, 2x को नीचे ला लो, तो dx इक्वल हो जाएगा 1/2x dt। और x की वैल्यू को यहां से आप निकाल लेंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर टी है, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, √t। दोनों ओर स्क्वायर रूट लोगे तो x की वैल्यू √t आ जाएगी। इसको यहाँ पे x के स्थान पर आप √t रख देंगे, तो इस तरह से dx बराबर आ गया 1/2√t इंटू dt। ठीक है, अब चलिए, अब भाई यहाँ पे आपने एक्स स्क्वायर के रूप में एक्स स्क्वायर बराबर टी माना, तो ये जो लिमिट्स है वो x के लिए है। अब जो लिमिट होंगी वो t के लिए होंगी। तो सीधी सी बात है, t के लिए लिमिट्स प्राप्त करने के लिए आपको बारी बारी से ये जो x की जो लिमिट्स है, यानी कि 0 से अनंत, तो वो आपको बारी बारी से यहाँ पे रखना होगा और उसके करस्पॉन्डिंग आपको t की वैल्यूज प्राप्त करनी होंगी। तो जब x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे तो t की वैल्यू 0 मिल जाएगी। और x टेंस टू इन्फिनिटी जब होगा, यानी जैसे जैसे x अनंत की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे t ये भी अनंत की ओर बढ़ेगा। यहाँ इसके अनुसार जहां अपन माने रहते हैं ना, वहीं पर x की वैल्यूज के अनुसार t की वैल्यू को देखते हैं। ठीक है, तो हमें t की वैल्यूज मिल चुकी हैं, t के लिए लिमिट्स मिल चुकी हैं 0 से अनंत, इस तरीके से। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इंटीग्रल i इज इक्वल्स टू 0 से अनंत e की घात माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को हमने माना है t, तो ये हो जाएगा e की घात माइनस टी इंटू क्या है dx। dx के स्थान पर रखेंगे 1/2√t dt। ठीक है, तो वहां अपन रख दिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो बटे में 2 है इसको बाहर निकाल दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 1/2 बाहर निकाल दिया गया है। साथ ही साथ इंटीग्रल 0 से अनंत e की घात माइनस टी जस का तस है। टी में रूट लगाया, वो भी अपॉन में है। रूट का मतलब होता है घात में 1/2, और ये जब ऊपर में जाएगा तो वही 1/2 घात ऊपर जाके माइनस 1/2 घात हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत गजब की खास बात क्या है, ध्यान से देखिएगा। हम लोग यहाँ पर ना, ये जो टी की घात में कितना लिखा है, माइनस 1/2 लिखा है ना, हम लोग जानबूझ करके +1 और -1 कर रहे हैं, कुछ इस तरह से। +1 किया और मैंने -1 किया। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों किए? क्योंकि आप एकदम ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा गामा फंक्शन की डेफिनेशन के रूप में फिट बैठ रहा है। इस रूप में ये फिट बैठता हुआ अगर नहीं दिख रहा था, इसलिए उसको प्रॉपरली वैसा दिखाने के लिए हम +1 और -1 किए। क्योंकि गामा फंक्शन की डेफिनेशन के अनुसार गामा एन का हम लोग जब जिस इंटीग्रल से इस गामा एन को डिफाइन किया जाता है तो वो है 0 से अनंत, है ना। इंटीग्रल 0 से अनंत e की घात -x इंटू एक्स की घात n-1 dx। आप देख सकते हैं x की घात में n-1,
तो x के घात में n-1 रहता है तो ये गामा n रहता है, मतलब -1 होना चाहिए, कुछ कुछ -1, जैसे n-1 तो गामा m बन गया, अगर m-1 होता तो ये गामा m बन जाता है ना भाई। e की घात -x तो है ही है, ये इंटीग्रेशन 0 से अनंत तो है ही है। इसको देखो और इसको देखो, जितना यहाँ लिखा है उससे एक कम यहाँ होना चाहिए, जैसे ये 5 लिखा है तो 5 -1, मतलब ये -1 है वहां पे। उसी बात को ध्यान में रखते हुए अब आप यहाँ पे तो -1 कुछ देख नहीं रहा है सर, सिर्फ -1/2 दिख रहा है, तो उसी कारण वो -1 वाला पैटर्न प्राप्त करने के लिए मैंने क्या किया, +1 और -1 किया। अब आप गौर से देखो n के स्थान पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो गौर से जब आप देखोगे ना तो n के स्थान पर हमको दिख रहा है -1/2 +1, बाकी सारी चीजें उसी पैटर्न की देखो, e की घात -x, e की घात -t, इंटीग्रल 0 से अनंत 0 से अनंत। अच्छा एक और चीज, आपको यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं रखना है कि सर ये तो x के रूप में है, ये तो t के रूप में है, तो आप इसको कैसे गामा फंक्शन के रूप में लिख रहे हो। दोस्तों वेरिएबल बदलने से क्या फर्क पड़ता है, आपने निश्चित समाकलनों के प्रगुण में पढ़ा होगा आपने, है ना भाई, प्रॉपर्टी ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल में पढ़ा हुआ है कि यदि समाकलन की सीमाएं वही रहे तो एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉपर्टी ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल, निश्चित समाकल के प्रगुण में हमने ये बात अच्छे से पढ़ी हुई है, ठीक है। तो x के रूप में रहे, t के रूप में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको केवल पैटर्न को ध्यान देना है कि उसी प्रारूप का, उसी स्वरूप का वो इंटीग्रल है कि नहीं है। तो उसमें थोड़ी कमी नजर आ रही थी, ये -1 नजर नहीं आ रहा था मुझे, तो इसलिए मैंने +1 -1 किया। अब कंपेयर करके अच्छे से देखिए, n के स्थान पर -1/2 +1 दिख रहा है, बाकी सारी चीजें इसी पैटर्न की है, इसलिए जिस तरह से ये होता है गामा n, उसी तरह से ये हो जाएगा गामा -1/2 +1, और -1/2 +1 मतलब 1/2, और गामा 1/2 मतलब होता है √π, ठीक है। बटे में 2 तो जस का तस चलते आ रहा है, देख लो आप, 1/2 1/2 1/2 तो चलते आ रहा है, तो गामा हाफ यानी क्या होता है, √π। तो इस तरह से हमारे पास जो हमारा फाइनल आंसर, कंप्लीट आंसर आया है वो है √π/2, ठीक है। हमने बाजू में कारण बता दिया है कि गामा हाफ बराबर क्या होता है, √π। तो इस तरह से हमारा जो फाइनल उत्तर आया है √π/2, और ये सिद्ध हो गया दोस्तों, यही हमें सिद्ध करना था। तो देखा आपने कितना सरल तरीके से, कितना सिंपल सा ये क्वेश्चन है और बढ़िया सरल तरीके से सिद्ध हो गया दोस्तों। हमें पूरी उम्मीद है कि ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।